व्याख्यान माला का 20वां व्याख्यान है आज। श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा, ओमपे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में ये गंगा कावेरी व्याख्यान माला संचालित की जा रही है। आज 20वां व्याख्यान है और आज के हमारे माननीय वक्ता हैं प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी, जो वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं और डीन हैं कला संकाय के, अधिष्ठाता हैं कला संकाय के। मैं उन्हें इस अवसर पर अपना मूल्यवान समय निकालने के लिए प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागी साहित्य रसिकों, हिंदी प्राध्यापकों, शोधार्थी बंधुओं, सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि अगर किसी का माइक्रोफोन खुला हुआ है तो उसे बंद कर लें, क्योंकि आपके माइक्रोफोन से खुला होने से आवाज आती रहेगी और उससे डिस्टरबेंस होगा। मित्रों, ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज का जो वक्तव्य विषय है, अवहट्ठ भाषा के रचनाकार और हिंदी। मानव जाति की विकास यात्रा में खास करके इस भारत भूमि पर जिन जिन भाषाओं में साहित्यकारों ने अनुपम कीर्तिमान बनाए हैं, उनमें अवहट्ठ भाषा के रचनाकारों का विशेष महत्व है। मैं आज के हमारे वक्ता प्रोफेसर नंद किशोर पांडे महोदय का परिचय देने के लिए भुवनेन्द्र कॉलेज करकला कर्नाटक से असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग डॉक्टर नागभूषण जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी का संक्षिप्त परिचय देने की कृपा करें। डॉक्टर नागभूषण जी, करकला कर्नाटका से स्वागत है। नागभूषण जी, आवाज मेरी सुन रहे हैं आप? आप अपना माइक्रोफोन खोल लीजिए, माइक्रोफोन आपका बंद है नागभूषण जी। अच्छा जी, अब तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना सर? जी जी जी। अच्छा, धन्यवाद। सर्वप्रथम सबको प्रणाम। आज के इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के 20वें व्याख्यान के अंतर्गत अवहट्ठ भाषा के रचनाकार और हिंदी विषय पर व्याख्यान चल रहा है और इस व्याख्यान को संपन्न करने वाले वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रोफेसर नंद किशोर पांडेय, श्रीमती अंबिका देवी और स्वर्गीय श्री श्याम बिहारी पांडेय के सुपुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था 65 में और वर्तमान में ये जयपुर में रहते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, अधिष्ठाता डीन के रूप में कार्यरत हैं, कला संकाय के अंतर्गत शोध निर्देशक हैं जयपुर में। तो इन्होंने बीए की पदवी प्राप्त की थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के अंतर्गत और उसके बाद हिंदी में एमए की पदवी भी प्राप्त की। वहीं से एडवांस डिप्लोमा तेलुगु में इन्होंने किया। तो ये हमारे लिए काफी विशेष बात है। हम तो दक्षिण भारतवासी हैं, जो तो हमारी भाषा मातृभाषा कन्नड़ है, फिर भी तो हमारे बगल में जो राज्य है आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। तेलुगु में इन्होंने एडवांस डिप्लोमा किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ही और वहीं से इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। यूजीसी के जेआरएफ के रूप में इन्होंने उत्तीर्णता हासिल की और उसके बाद साहित्य वाचस्पति डीलिट की मानद उपाधि भी इन्होंने प्राप्त की। कार्य अनुभव के संबंध में हम कहें तो ये केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के पूर्व निर्देशक रह चुके हैं। राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में वर्तमान में विभागाध्यक्ष रह चुके हैं।
निर्देशक मानविकी पीठ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर और कला संकाय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अधिष्ठाता डीन के रूप में कार्यरत हैं। प्रथम शोध निर्देशक के रूप में, पूर्व अध्यक्ष वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। तो इनका कार्यक्षेत्र बहुमुखी है, व्यापक है। अध्यापन और उसके साथ साथ अन्य कार्यों में इन्होंने अपना अपूर्व योगदान दिया है। कालीन शिक्षा राजस्थान सरकार के अधीन विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापन का कार्य इन्होंने किया। राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ईटानगर में उन्होंने अध्यापन कार्य किया है। प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्य के रूप में भी हम देख सकते हैं कि ये राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ईटानगर में प्रोफेसर रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। कई कब तक चार्ज लेता है? बोर्ड ऑफ स्टडीज के अध्यक्ष रह चुके हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में। कुलपति चयन समिति के सदस्य रह चुके हैं महर्षि दयानंद सरस्वती विद्यालय अजमेर में। विजिटिंग नामित सदस्य के रूप में इन्होंने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्य किया है। इनकी ये सभी कार्य अनुभव विस्तृत है, व्यापक है, तो उन सबका परिचय मैं यहाँ नहीं दूंगा, तो उनकी लंबी सूची है। तो शोधकार के रूप में और उसके बाद कोशकार के रूप में इनका बड़ा योगदान रहा है। तो इनकी रचनाएं अगर हम देखें तो कई पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने शोध रचनाएं प्रकाशित की हैं। कई पुस्तकों का संपादन भी इन्होंने किया है। भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में इन्होंने भाग लिया है। शोध परियोजनाओं के संयोजक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। परीक्षा कार्य के संदर्भ में केंद्र अधीक्षक के रूप में मानविकी पीठ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, वर्धमान महावीर खुला महाविश्वविद्यालय केंद्र मानविकी पीठ राजस्थान में इन्होंने कार्य किया है। कई सम्मानों से सम्मानित हैं। कर्मयोगी पुरस्कार, शिक्षा विभूषण पुरस्कार, संत दादू दयाल शिखर सम्मान, महाकवि आचार्य अभिनव गुप्ता शारदा सम्मान, वैद्य महावीर प्रसाद जोशी प्रज्ञा पुरस्कार, विश्व हिंदी सेवी सम्मान, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता सम्मान 2018 में इनको प्राप्त हुआ। शिक्षा भूषण सम्मान अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ की तरफ से इनका सम्मान हुआ है। केंद्रीय हिंदी संस्थान के पूर्व निर्देशक के रूप में तो अत्यंत विशिष्ट कार्य किया है इन्होंने। आदिकालीन साहित्य एवं मध्यकालीन साहित्य पर पाठालोचन एवं पांडुलिपियों के माध्यम से मूल साहित्य का अध्ययन एवं लेखन कार्य किया है। तुलनात्मक साहित्य में विशेष रूप से मध्यकालीन भारतीय साहित्य पर कार्य किया है। अपभ्रंश साहित्य को पुनः प्रकाश में लाने की दिशा में ये प्रयासरत हैं। हिंदीतर क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किया है। हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास के साथ ही जनजातीय साहित्य एवं भाषा के विकास का कार्य किया है। पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों एवं भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों की 40 भाषाओं में द्विभाषी अध्येता कोश निर्माण एवं लोक साहित्य ग्रंथों की रचना संबंधी महती परियोजना के जरिए इनकी शब्द संपदा और लोक साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन का महत्वपूर्ण कार्य प्रशंसनीय है। तो कोश निर्माण का कार्य आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है और ये कार्य इन्होंने बखूबी निभाया है। और हिंदी मिजो, हिंदी निशी, हिंदी खासी, हिंदी गारो, हिंदी मणिपुरी, हिंदी नेपाली, हिंदी उड़िया, हिंदी असमिया, हिंदी भूटिया, हिंदी लेप्चा, हिंदी लिंबू, हिंदी राई, पूर्वोत्तर भारत की बहुत सारी भाषाओं और हिंदी के बीच में सेतु के रूप में इन्होंने कार्य किया है। कोश संपादन कार्य किया है और उसमें हमारे कर्नाटक की भाषा, कन्नड़ भाषा और हिंदी, इन दोनों के बीच में सेतु के रूप में जो कोश निर्मित हुआ है उसका कार्य भी इन्होंने किया है। तो ये सुनकर हमें बड़ा हर्ष होता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष के रूप में तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के कार्यों में तेजी लाते हुए अल्प समयावधि में
9 महत्वपूर्ण पुस्तकें, कोश ग्रंथ एवं शब्दावलियों एवं पत्रिकाएं इन्होंने प्रकाशित की है। राजनीति विज्ञान शब्दावली अंग्रेजी हिंदी, आयुर्वेद मूलभूत शब्द संग्रह, चिकित्सकीय संस्कृत अंग्रेजी और हिंदी में, राजनीति विज्ञान की मूलभूत शब्दावली अंग्रेजी हिंदी असमिया, आयुर्वेद परिभाषा कोश अंग्रेजी हिंदी, प्रशासनिक शब्दावली अंग्रेजी हिंदी 8वां संस्करण, जनसंचार शब्दावली अंग्रेजी हिंदी, मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली अंग्रेजी संस्कृत, मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली अंग्रेजी सिंधी, राजनीति विज्ञान की मूलभूत शब्दावली अंग्रेजी हिंदी बांग्ला। तो इस तरह विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जो कोश संपादन कार्य बहुत ही मुश्किल का है और उसका संचालकत्व इन्होंने बहुत ही उद्यमता पूर्वक निभाया है। कई पुरस्कार इनको प्राप्त हैं, तो इसमें कोई विशेषता नहीं है, इसलिए कि इनका जो वैदुष्य है, इनकी जो विद्वत्ता है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। तो ऐसे एक महान विद्वान आज हमारे बीच में है, प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे जी। आपका इस गोष्ठी में स्वागत है। अवहट्ट भाषा के रचनाकार और हिंदी विषय को लेकर आप आज वक्तव्य देने वाले हैं। आपका फिर से सम्मानपूर्वक स्वागत करता हूं। आपके परिचय देने का सौभाग्य मुझे जो प्राप्त हुआ, तो इसके लिए मैं इस संगोष्ठी के सभी संयोजकों को आभारी हूं। धन्यवाद। धन्यवाद नागभूषण जी, बहुत लंबा परिचय दिया। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। तिवारी जी। जी सर, आप सादर आमंत्रित हैं वक्तव्य के लिए, अब बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के। और जी आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, अभी परिचय दे रहे कर्नाटक से नागभूषण जी, और तीनों संस्थाएं मेरे मित्र पवन अग्रवाल जी, प्रमोद कोबरत जी दिख रहे हैं। सभी श्रोता बंधुओं, अवहट्ट भाषा पर चर्चा करने का अवसर जयशंकर जी के माध्यम से मिला। अवहट्ट पर चर्चा क्या होगी, यह सुनकर कई लोगों को लगता होगा कि किसी लोकप्रिय विषय पर चर्चा होनी चाहिए। आज हिंदी इतनी लोकप्रिय है और विश्व की प्रमुख 3 भाषाओं में बोली जा रही है, तो उसमें इन अपभ्रंश और अवहट्ट के कवियों की बहुत बड़ी भूमिका है। एक आधार भूमि अवहट्ट के रचनाकारों ने खड़ी की। अपभ्रंश को जाने बिना अवहट्ट पर चर्चा अधूरी होगी, क्योंकि अवहट्ट परवर्ती अपभ्रंश है। इसलिए थोड़ी चर्चा अपभ्रंश पर करके मैं अवहट्ट की पूरी चर्चा करूंगा। उत्तर भारत की, या यूं कह लें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, बांग्ला, असमिया, उड़िया या हिंदी की समस्त बोलियां, ये सब अपभ्रंशों से विकसित हुई है। लेकिन अपभ्रंश को प्रतिष्ठा मिलने में बहुत समय लगा। स्वाभाविक रूप से अपभ्रंश को प्रतिष्ठा नहीं मिली। और आज भी ये जानते हुए कि हिंदी की समस्त बोलियां, उत्तर भारत की भाषाएं अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, विश्वविद्यालयों में अपभ्रंश का पठन पाठन स्थगित होता जा रहा है। हम सब हिंदी के अध्यापक हैं, जहां भी हो, जिस किसी भी विश्वविद्यालय में काम कर रहे हो, प्रयास पूर्वक अपभ्रंश के पठन पाठन की व्यवस्था करनी चाहिए। अपभ्रंश के संबंध में हमारी जानकारी बढ़ेगी तो उस भाषा को लेकर, उस भाषा के प्रभाव को लेकर हमारे भ्रम दूर होंगे।
संस्कृत भाषा की बात आती है तो उसकी चर्चा के क्रम में हम संस्कृत को समझते हैं तो वेद की भाषा समझते हैं, है भी। उसे छांदस कहा गया। वह प्राचीन संस्कृत है, आर्य भाषा तो है, लेकिन संस्कृत के साथ संस्कार जुड़ा हुआ है, इसलिए संस्कृत को महत्व मिला। संस्कृत संस्कार देने वाली भाषा है, शिष्ट जनों की भाषा है, परिमार्जित है, परिनिष्ठित है, व्याकरण सम्मत है, विद्वानों की भाषा है, प्रसिद्ध कवियों की भाषा है, इसलिए संस्कृत की उपेक्षा नहीं हो सकती, कोई भी नहीं। संस्कृत का विरोध भी नहीं। संस्कृत का विरोध तो भारत का विरोध है। लेकिन जब पाल की चर्चा करते हैं तो भगवान बुद्ध के वचनों को पालन करने वाली भाषा के रूप में उसे याद करते हैं। पल्ली का अर्थ ही गांव होता है, तो गांव की भाषा है। प्राकृत की बात करते हैं तो प्राकृत का अर्थ होता है स्वाभाविक, लोकप्रिय, प्राकृतिक। तो जो लोकप्रिय है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, वो भाषा भी स्वीकृत हुई। लेकिन जब हम अपभ्रंश कहते हैं तो जो कोश को खोलेंगे तो कोश में अपभ्रंश का क्या अर्थ है? अपभ्रंश यानी अपभ्रष्ट, विकृत, अपशब्द, च्युत, स्खलित, अशुद्ध, असंस्कार युक्त, बिगड़ैल। ये सारे पर्यायवाची अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त हुए। यानी जो भाषा संस्कृत के मानदंडों से च्युत हो गई, गिर गई, जो संस्कार युक्त नहीं रही, वह भाषा अपभ्रंश हो गई। लेकिन इसके प्राचीन प्रयोग संस्कृत के आचार्यों और वैयाकरणों ने किया, अलग अलग अर्थों में किया। भर्तृहरि, पतंजलि, इन लोगों ने अपभ्रंश की चर्चा की। और भाषा विशेष के अर्थ में आचार्य भामह, दंडी, इन लोगों ने अपभ्रंश की चर्चा की। यानी अपभ्रंश भाषा धीरे धीरे प्रतिष्ठित होने लगी। उसका व्याप इतना अधिक था कि आज जितना हिंदी का व्याप है, हिंदी का जितना प्रचार और प्रसार है, उससे अधिक दूरी तक कभी अपभ्रंश फैली हुई थी। पश्चिम के सोलंकी चालुक्य राजाओं ने अपभ्रंश को प्रतिष्ठा दी। अपभ्रंश को राजाश्रय मिला। बंगाल के पाल वंशी राजाओं ने अपभ्रंश को पोषित किया। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट राजाओं के यहाँ अपभ्रंश प्रतिष्ठित हुई। कन्नड़ से अपना मित्र परिचय दे रहे थे। कन्नड़ का जो आदिकाल है, उस कन्नड़ भाषा के आदिकाल में जैन कवियों की प्रचुरता है। नागभूषण जी के क्षेत्र तक राष्ट्रकूट राजाओं का प्रभाव था। राष्ट्रकूट राजा जैनी थे। इन जैनी राजाओं ने, राष्ट्रकूट राजाओं ने गंगा यमुना के द्वाबे को कई बार जीता। वहां पर महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस बात की चर्चा की। स्वयंभू और पुष्पदंत अपभ्रंश के कवि थे। ये उत्तर भारत से राष्ट्रकूट राजाओं के साथ दक्षिण भारत की ओर गए। इस भाषा को पिछली शताब्दी में राहुल सांकृत्यायन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पिशेल, इसके अतिरिक्त 1 दर्जन विद्वानों ने इस पर लिख पढ़ करके इसको अपनाने की वकालत की। राहुल जी ने कहा कि आपने इस बात सुन रखा होगा कि इस भाषा को अपभ्रंश कहते हैं। शायद इससे आप समझने लगे होंगे कि तब तो ये हिंदी से जरूर अलग होगी, लेकिन नाम पर न जाइए, इसका दूसरा नाम देशी भाषा भी। अपभ्रंश
अपभ्रंश को देशी भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। इसलिए अपभ्रंश की चर्चा के क्रम में अपभ्रंश पर चर्चा के क्रम में देशी भाषा की चर्चा का उतना ही महत्व है जितना अन्य भाषाओं की चर्चा का महत्व है। इसलिए अपभ्रंश के कवियों को पढ़ना और आज तक उसके प्रभाव को रेखांकित करने की जरूरत है। यदि हम आज तक उसके प्रभाव को रेखांकित करेंगे तो हम देख पाएंगे कि अपभ्रंश ने किस तरह से न केवल हिंदी अपितु उड़िया, बंगला, असमिया, गुजराती और मराठी भाषाओं को प्रभावित किया। बड़ी संख्या में अपभ्रंश ने कवियों को दिया और अपभ्रंश के पश्चात जो अपभ्रंश का विकसित रूप है वह अवहट्ठ है। 500 से 1000 ईस्वी तक का जो कालखंड है वह अपभ्रंश के लिए मान्य किया गया, 500 से 1000। लेकिन 1000 से 1400 वर्ष तक जो भाषा प्रचलित थी, जिस भाषा में रचनाएं हो रही थी, वह भाषा अवहट्ठ थी। यानी 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का जो कालखंड है वह अवहट्ठ का कालखंड है। अपभ्रंश के परवर्ती काल में कुछ ऐसी रचनाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें हम प्रतिष्ठित अपभ्रंश नहीं कर सकते। यदि वह प्रतिष्ठित अपभ्रंश नहीं है तो कौन सी भाषा है? जाहिर है अपभ्रंश जब प्रतिष्ठित भाषा के रूप में स्थापित हुई तो उसके समानांतर लोक में और लोक की शब्दावली के साथ एक भाषा चल रही थी। उस भाषा का नाम विद्वानों ने अवहट्ठ दिया। हेमचंद्र ने बहुत तेजस्वी विद्वान थे, सिद्ध हेम शब्दानुशासन लिखा। हेमचंद ने अपभ्रंश के 2 प्रकार बतलाए, शिष्ट अथवा परिनिष्ठित अपभ्रंश और ग्राम्य अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो रूप स्थिर हो गया, सुष्ठु हो गया, जो रूप व्याकरण सम्मत था, परिमार्जित था, उसे आचार्यों ने परिनिष्ठित अपभ्रंश कहा। और जो अपभ्रंश ग्रामीण बोलियों के मिश्रण के साथ विकसित हो रहा था उसे विद्वानों ने अवहट्ठ कहा। अवहट्ठ के भी कई नाम दिए गए, जैसे मैंने चर्चा की कि परवर्ती अपभ्रंश, कुछ लोगों ने अग्रसरी भूत अपभ्रंश कहा, उत्तरकालीन अपभ्रंश का। राहुल जी उसे देशी भाषा कह रहे हैं। राजस्थान में पिंगल कहा गया। पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने एक पुस्तक ही लिखी, पुरानी हिंदी और अवहट्ठ। लेकिन इसमें सर्वाधिक पुरानी हिंदी कहें, अग्रसरी भूत अपभ्रंश कहें, परवर्ती अपभ्रंश कहें, उसकी तुलना में एक छोटा और बहुत प्रचलित नाम अवहट्ठ कहना ज्यादा अच्छा लगता है। और हमको अच्छा लगता है या आज के विद्वानों को अच्छा लगता है, इसलिए अवहट्ठ नहीं है। अवहट्ठ शब्द का प्रयोग विद्यापति ने किया, अवहट्ठ शब्द का प्रयोग अब्दुल रहमान ने किया, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने किया, वंशीधर ने किया। यानी जो अपभ्रंश काल के रचनाकार हैं या उत्तरार्ध के रचनाकार हैं, 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक की भाषा को अपभ्रंश कह रहे थे। आचार्य हेमचंद के समय से पहले ही अपभ्रंश ने प्रतिष्ठित रूप धारण कर लिया था और वह शिष्ट जन की भाषा बन गई थी। जनता की शब्दावली के साथ एक भाषा गांव में विकसित हो रही थी जिसे उन्होंने ग्राम्य अपभ्रंश कहा। और उस अवहट्ठ का रूप भी साहित्यिक बन रहा था, उसमें लोग रचना कर रहे थे।
और जिस तरह से कई सौ वर्षों तक अपभ्रंश को प्रतिष्ठा नहीं मिली, उसी तरह से अवहट्ट को भी प्रतिष्ठित होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। प्रश्न उठता है कि क्या 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक केवल और केवल उत्तर भारत में, मैंने राष्ट्रकूट राजाओं की चर्चा की, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, असम में अवहट्ठी बोली जाती थी, क्या सब लोग अवहट्ठ में लिखते थे? तो इसका उत्तर नहीं है। संस्कृत के रचनाकार थके नहीं थे। संस्कृत में काव्य ग्रंथों की रचना हो रही थी। संस्कृत में गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं लिखी जा रही थी। आज भी संस्कृत में महाकाव्य लिखे जाते हैं। संस्कृत में महाकाव्य लिखने की परंपरा कभी स्थगित नहीं हुई, तो जारी रहे। 1100 से 1400 ईस्वी के बीच में अचानक संस्कृत का पांडित्य समाप्त हो गया हो और लिखना पढ़ना बंद हो गया हो, ऐसा नहीं है। इस कालखंड में श्री हर्ष ने नैषद लिखा। प्राकृत के विद्वानों ने समराइच कहा, समरादित्य कथा लिखा। यानी संस्कृत और प्राकृत के महत्वपूर्ण ग्रंथ 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में लिखे गए, लेकिन अवहट्ठ के रचनाकार लगातार लिख रहे थे और यह अपभ्रंश का एक रूप, सौरसेनी अपभ्रंश, अपना प्रतिष्ठित रूप धारण कर रहा था। और जो परवर्ती अपभ्रंश है, जिसे अब हम अवहट्ठ केवल कहेंगे, उस अवहट्ठ में हिंदी की आदिकालीन रचनाएं प्राप्त होती हैं। वो हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका नहीं है, वो हिंदी साहित्य का आदिकाल है। उन रचनाओं को पढ़ने पढ़ाने की आवश्यकता है। सिद्धों और नाथों के दोहे ये अवहट्ठ में लिखे गए। संदेश राशक के दोहे, कीर्तिलता तो अवहट्ठ का ही ग्रंथ है। विद्यापति ने प्रतिज्ञा के साथ कीर्तिलता को अवहट्ठ में लिखा। विद्यापति के 1 दर्जन ग्रंथ हैं, मैथिली के कवि हैं, लेकिन कीर्तिलता और कीर्ति पताका उन्होंने अवहट्ठ में लिखी। विद्यापति ने संस्कृत में लिखा, लेकिन विद्यापति ने 20 वर्ष की उम्र में, कोई 22-23 कह लेता है, लेकिन 25 वर्ष से कम की उम्र में उन्होंने कीर्तिलता को लिखा और कहा कि सक्कय वाणी सकल न आवई, पाली रस के मम न जानई, देसिल बैना सबजन मिठा, तम तय सौ जमपौ अवहट्ठा। देसी वाणी सबको मीठी लगती है, इसलिए मैं कीर्तिलता की रचना अवहट्ठ भाषा में कर रहा हूं। यानी अवहट्ठ का प्रचार साहित्य शास्त्रियों के बीच, काव्य मर्मज्ञों के बीच था, और उस समय कई शैलियां प्रचलित थी। जैसे राजस्थान में चारणी शैली की भाषा, यह पुरानी राजस्थानी है। इसमें डिंगल की प्रधानता थी। राशो काव्य लिखे गए, रणमल छंद लिखे गए। औक्तिक रूप की दृष्टि से हम कह सकते हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण द्वारा अनुमानित भाषा रूप, इसका साहित्यिक रूप प्राप्त नहीं होता। उक्ति व्यक्ति प्रकरणकार ने औक्तिक ग्रंथों की चर्चा की कि कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं, कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं जो जनता में प्रचलित हैं, लेकिन अवहट्ठ की रचनाएं प्रतिष्ठित हो। मैंने कीर्तिलता की चर्चा की। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ संदेश राशक, यह अवहट्ठ की रचना। संदेश राशक का रचनाकार हिंदी का पहला मुस्लिम कवि है। इसके अलावा शालिभद्र सूरी का बाहुबली रास, थूलभद्र फागु,
जिसे जिन पद्म सूरी ने लिखा। विनय चंद्र सूरी ने नेमिनाथ चौपाई लिखी। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी ने लिखा। और इसके अतिरिक्त 12वीं से 15वीं शताब्दी तक की रचनाओं का एक संग्रह अवहट्ट में तैयार हुआ, जिसका नाम प्राकृत पेंगलम है। इस प्राकृत पेंगलम में बब्बर, जज्जल, विद्याधर और हरिब्रह्म जैसे महत्वपूर्ण अवहट्ट के कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं। अवहट्ट की अन्य विशिष्ट रचनाओं की चर्चा करें तो हम पुरातन प्रबंध संग्रह, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, चर्या पद और ज्ञानेश्वरी को भी इसमें जोड़ सकते हैं। अवहट्ट के समय के प्रसिद्ध रचनाकार, कवि, लेखक, दार्शनिक, भाषाविद हेमचंद सूरी है। हेमचंद सूरी का जन्म 1088 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1172 ईस्वी में हुई, यानी 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का जन्म है। 12वीं शताब्दी लंबी उम्र हेमचंद सूरी ने पाई। हेमचंद सूरी पर चर्चा किए बिना अपभ्रंश और अवहट्ट की चर्चा पूरी नहीं हो सकती। राहुल जी ने कहा कि उस युग में 2 कलि सर्वज्ञ हुए, एक तो सिद्ध शांतिपा या रत्नाकर शांत और दूसरे आचार्य हेमचंद सूरी। हेमचंद सूरी राहुल जी ने कलि सर्वज्ञ कह रहे हैं। चंगदेव जी दीक्षित हुए तो इनका नाम सूरी मिला। सूरी पद प्राप्त होने के पश्चात वे हेमचंद सूरी बने। इनके संरक्षक थे सोलंकी चालुक्य राजा सिद्धराज जय सिंह। सिद्ध शब्दानुशासन में, सिद्ध हेम शब्दानुशासन में जो सिद्ध शब्द है वो सिद्धराज जय सिंह के लिए आया हुआ है, अपने आश्रय दाता राजा के लिए। सिद्धराज जय सिंह के पश्चात उनके भतीजे कुमारपाल गद्दी पर बैठे। सिद्धराज जय सिंह का समय 1093 से 1142 ईस्वी का है और 1142 ईस्वी में कुमारपाल गद्दी पर बैठे, वो 1173 ईस्वी तक रहे। यानी सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल का शासन लंबे समय तक चला। तब पाटन, गुजरात का पाटन बहुत प्रतिष्ठित शहर हुआ करता था। हेमचंद्र उस पाटन में रहते थे। उस पाटन से थोड़ी दूरी पर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, जिसकी चर्चा वैश्विक स्तर पर कला की दृष्टि से होती है। सिद्ध चालुक्य राजा सिद्धराज जय सिंह के भतीजे कुमारपाल हेमचंद के प्रभाव में हेमचंद से ही जैन धर्म में दीक्षित हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि हेमचंद अपने युग के कितने प्रतापी साहित्यकार और संत रहे होंगे। अनहिलवाड़ पाटन के नाम से वह जगह प्रसिद्ध है और ये जगह गुजरात में हेमचंद के रचना का प्रमुख केंद्र था। हेमचंद्र ने केवल सिद्ध हेम शब्दानुशासन नहीं लिखा, अभिधान चिंतामणि, काव्यानुशासन, छंदोनुशासन, देशी नाममाला, त्रिषष्टि शलाका, पुरुष चरित, ये भी सिद्ध हेमचंद्र की पुस्तकें हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने हेमचंद की कई विशेषताओं, प्रमुख रूप से 3 विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाया। गुलेरी जी अवहट्ट को, परवर्ती अपभ्रंश को देशी भाषा के रूप में देख रहे थे
जिसकी चर्चा हुई, गुलेरी जी ने समझाया हेमचंद की विशेषता को बतलाते हुए कि हेमचंद ने पाणिनि के समान पीछा नहीं, आगा देखकर अपने समय तक की भाषा का व्याकरण बना दिया। अपने समय तक की जो रचनाएं हैं उनका संग्रह भी किया। वो अपने व्याकरण के पाणिनि और भट्टो जी दीक्षित होने के साथ साथ भट्टी भी है। उसने अपने संस्कृत प्राकृत द्वाश्रय काव्य में अपने व्याकरण के उदाहरण भी दिए हैं तथा सिद्धराज जयसिंह तथा कुमार पाल का इतिहास भी लिखा है। एक वैयाकरण क्या क्या कर सकता है, ये हेमचंद्र को पढ़ने के बाद पता चलता है। अपभ्रंश का सुंदर और विस्तृत विवरण तथा नियमों के उदाहरण रूप में हेमचंद्राचार्य ने पूरे पूरे दोहे को उद्धृत किया, पूरा का पूरा दोहा। अनेक कवियों के वो दोहे चूंकि हेमचंद ने उद्धृत किए हैं तो हम उन्हें हेमचंद्र के दोहे नाम से जानते हैं। पता चलता है कि वो सारे के सारे दोहे हेमचंद्र के नहीं है। अवहट्ठ के कितनी करीब हिंदी है। 11वीं से 14वीं शताब्दी की हम चर्चा कर रहे थे। आज 800 से 1200 वर्ष पुरानी भाषा। उनके दोहे को पढ़ने के पश्चात हम स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि हिंदी किस प्रकार से अवहट्ठ से विकसित हुई। सबको स्मरण है, भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंत, लज्जे जंतु भयंसी हूं जिमी भग्गा घरयंत। भल्ला हुआ, लल संयुक्त है, संयुक्त लिखने की प्रवृत्ति थी। भल्ला भला, हुआ हुआ जो मारिया मारा गया। एक नायिका अपनी मित्र से कहती है कि अच्छा हुआ कि मेरा पति युद्ध में मारा गया, इसलिए नहीं कह रही है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंत, हे बहिणी, हे बहन, महारा मेरा कंतु पति युद्ध में मारा गया, अच्छा हुआ। क्योंकि दूसरे के पति युद्ध में शहीद हो जाते और मेरा पति जीवित लौटता तो लज्जे जंतु बयंसी हूं जिमी भग्गा घरयंत। यदि भाग कर वो लौट कर आता तो समवयस्काओं में मुझे शर्मिंदा होना पड़ता, इसलिए अच्छा हुआ कि युद्ध में मेरा पति भी मारा गया। एक वीरांगना के भाव को उदाहरण के रूप में किस तरह से हेमचंद्राचार्य कहां से ढूंढ करके लाते हैं। युद्ध निरंतर चल रहे थे, महिलाओं के भीतर का भय भाग चुका था। अनवरत युद्ध की स्थिति में रहने की स्थिति में तब की स्त्रियां और नारियां भी आ गई थी। उन्हें अपने पति पर भरोसा भी है और तलवारों की खनक नहीं सुनाई पड़ती है तो उन्हें नींद नहीं आती है। एक नायिका कहती है, मैं इन दोहों को केवल उद्धृत कर रहा हूं कि आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, आदिकाल की प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण रूप से वीर, श्रृंगार, भक्ति और नीति, राज्य प्रशंसा, इसके जो उदाहरण है वो अपनी रचनाओं में दिखलाई पड़ते हैं। ये उदाहरण रचनाओं में दिखलाई पड़ते हैं वीरता के, भक्ति के, नीति के, श्रृंगार के, राज प्रशंसा के। ये सारी प्रवृत्तियां तब दिखलाई पड़ती है, इसलिए हम उसके विकास को पूरे हिंदी साहित्य में ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। एक नायिका कह रही है, खग बिसायु जहु लाऊं पियत देशों जाओ। प्रिय उद्देश्य को चलो जहां खड्गों का व्यवसाय होता है, जहां खड्ग चलते रहते हैं, जहां युद्ध होते हैं, उस तरफ प्रिय हम लोगों को चलना चाहिए। रण दुर्भिक्षे भग गई बिन जुच्छे न बला।
तुम्हारे यहाँ तो रण का दुर्भिक्ष है, युद्ध ही नहीं हो रहा है, अकाल पड़ा हुआ है, बिनु तुझे न बलाए, बिना टकराए, बिना युद्ध किए बल की प्राप्ति नहीं होती है, बिना संघर्ष किए बल की प्राप्ति नहीं होती है। राष्ट्रभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना इन अवहट्ट के कवियों में कितनी प्रचुर थी। घर घर में आज भी पुत्र की कामना की जाती है, पुत्र की कामना की जाती है। हेमचंद्राचार्य ने लिखा, पुत्ते जाए कौन गुण, अवगुण कौन मुए, जा बप्पी की भूहड़ी, चंपी जय। और घर में पुत्र पैदा हुआ तो क्या फायदा, क्या लाभ, मर भी गया तो क्या नुकसान। जिसके देश की जमीन को, जिसके बाप दादों की जमीन को, जा बप्पी की भूहड़ी, जिनके पूर्वजों की जमीन को चंपी जय अवरेण, शत्रुओं ने, दूसरों ने चांप लिया, कब्जा कर लिया, तो उस देश में, उस घर में पुत्र पैदा हो या न हो, क्या फर्क पड़ता है। आज देखिए 135 करोड़ की आबादी, बहुत पुत्र हैं, आधे से अधिक तो पुत्री, और शत्रुओं ने देश की जमीन को चांप रखा है, दबा रखा है। हेमचंद्र कहते हैं कि वहां पुत्र पैदा हो चाहे न हो, क्या फर्क पड़ता है। केवल वीरता ही नहीं, संयोग और वियोग दोनों तरह के श्रृंगार के दोहे हेमचंद्राचार्य के यहाँ आपको मिल जाएंगे। श्री जरखंडी लोहड़ी, गली मणियड़प नभीस। एक नायिका है, गरीब है, उसके सिर पर लुगड़ी है, यानी उसकी साड़ी फटी हुई है, पुरानी है, लेकिन उसको अपने स्वरूप का, अपने सौंदर्य का इतना गुमान है कि वो कहती है कि सिर जरखंडी लोहड़ी, मेरे सिर के ऊपर भले ही लुगड़ी है, वस्त्र जर्जर हैं, गली मणियाणा नबीस, मेरे गले में 20 मणियां भले न हो, गले में हार भले ही नहीं है, गले में माला नहीं है, तो भी गुट्ठा कराविया मुद्दे उठ। तब भी मैं गोष्ठी वालों को, सभा वालों को मैं उठ बैठ करा सकती हूं। यानी मेरा सौंदर्य ऐसा है कि गले में भले माला न हो, मेरे शरीर पर भले ही लुगड़ी है, फटा हुआ वस्त्र है, लेकिन मैं गोष्ठी में अच्छे अच्छों को उठ बैठ करा सकती हूं। इस तरह की सौंदर्य और श्रृंगार भावना से युक्त रचनाएं और हट्ट के कवियों ने लिखी। उनका एक बेहतरीन संग्रह हेमचंद्र ने किया। व्याकरण और सूत्रों के उदाहरण के रूप में पूरे दोहे को हेमचंद्राचार्य लगातार उद्धृत करते रहे। अब्दुल रहमान के संदर्भ में मैंने चर्चा की कि राहुल जी ने कहा कि हिंदी का पहला मुस्लिम कवि है। अब्दुल रहमान मलेच्छ स्थान बड़े श्रम के साथ लोगों ने ढूंढ कर कहा कि मुल्तान के रहने वाले थे, इनके पिता मीर सेन थे। अब्दुल रहमान की एक ही कृति प्राप्त होती है। विद्वानों को इसका बड़ा दुख है कि इतने बड़े कवि की केवल एक रचना संदेश रासक प्राप्त होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 11वीं शताब्दी का कवि माना। अगर चंद नाहता इनका समय 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में तय करते हैं। राहुल जी ने 1010 ईस्वी लिखा है, यानी 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी जो हमने अवहट्ट का रचना कालखंड बताया, उस कालखंड के कवि अब्दुल रहमान है। संदेश रासक में 223 छंद है और यह 3 प्रक्रमों में विभाजित है। कथा बहुत संक्षिप्त है, यानी संक्षिप्त होने पर भी मुल्तान, खंभात और राजस्थान का जैसलमेर का विजयनगर, यानी आज के पाकिस्तान का एक शहर
बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर का एक शहर और गुजरात का खंभात, 3 शहरों को जोड़ने वाली कथा है। इन पूरे क्षेत्रों के प्रकृति को जोड़ने वाली कथा है। हम संदेश रासक पढ़ते हैं तो केवल एक विरहिणी का श्रृंगार नहीं पढ़ते, केवल विप्रलम्ब श्रृंगार की वो रचना नहीं है। संदेश रासक को पढ़ने के साथ हम इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, कला पढ़ते हैं, संस्कृति पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं। आलोचकों ने कहा कि संदेश रासक को पढ़कर लगता ही नहीं है कि यह मुस्लिम कवि है। कुछ विद्वानों ने कहा कि मीर सेन मुस्लिम धर्म को अपना लिए थे, अब्दुल रहमान उनका बेटा था, वह परिवार सद्य धर्मांतरित था। रचनाकार ने यानी अब्दुल रहमान ने स्वयं को कुल का कमल कहा। यह बतलाया है कि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और पैशाची में जो कवि रचना करते हैं उनका उसे ध्यान है, उसको उन्होंने याद भी किया है। रचना लिखने के पहले अब्दुल रहमान ने अपने रचना कर्म को जगाया, वो याद करता है, उसकी चर्चा करता है कि तमाम कवियों ने रचनाएं लिख दी, तब हमें लिखने की क्या जरूरत है। इस विषय को रखते हुए अब्दुल रहमान ने संदेश रासक को लिखा और उसे लगता है कि जो अत्यंत विद्वान है वे शायद मेरी रचना को पसंद न करें। अपभ्रंश कोई नहीं पसंद कर रहे थे, अवहट्ट को क्या पसंद करेंगे। ये संदेह विद्यापति को भी है। इसलिए विद्यापति ने कहा, बाल चंद विज्जावई भाषा दुहु ही लग गई दुज्जन हाशा। बाल चंद्रमा, द्वितीया के चंद्रमा और विद्यापति की भाषा को दुर्जनों की हंसी नहीं लगती। लेकिन अब्दुल रहमान कहता है कि जो मध्यम लोग हैं, मध्यम कोटि के लोग हैं, उनको मेरी रचना पसंद आएगी। विद्वानों को आवे न आवे, अन्य लोग तो अज्ञ ही हैं, लेकिन जो मध्यम कोटि के लोग हैं उनको मेरी रचना पसंद आएगी। इसकी कई प्रतियां अलग अलग संग्रहालयों में प्राप्त हुई है। बयनजीवी जीवी जातियों की चर्चा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की, जो बाद में जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं जुलाहों के क्रम में हेमचंद्राचार्य के पश्चात आने वाले प्रसिद्ध कवि अब्दुल रहमान की गिनती होती है। यही 14वीं शताब्दी तक ले जाएं तो विद्यापति के थोड़े से पहले के कवि के रूप में अब्दुल रहमान स्थापित होते हैं। मैंने चर्चा की कि अब्दुल रहमान ने बड़ी ताकत इकट्ठा की संदेश रासक को लिखने के लिए। उन्होंने कहा कि चंद्रोदय रात में होता है तो क्या घर में दिए नहीं जलाए जाते। यानी हमारे पहले बहुत से कवियों ने बड़ी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, तो क्या मैं रचना नहीं लिखूं। मधुर वीणा लोगों को पसंद है, तो इस कारण से क्या सामान्य स्त्रियां अपना ढोल न बजाएं। नंदन कानन में सुंदर पुष्पों वाली पारिजात वृक्ष है, तो क्या अन्य फूल खिलना बंद कर दें। गंगा यदि सागर की ओर बहकर जाती है, तो क्या अन्य नदियां सागर की ओर बहना बंद कर दें। सूर्योदय होने पर कमलनी भी विकसित होती है, तो क्या लौकी के फूल नहीं खिलते। नवयुवतियां भरत मुनि के भाव से युक्त होकर शास्त्रीय पद्धति से नृत्य करती हैं, तो क्या ग्रामीण औरतें ताली बजाकर नाचना बंद कर दें। अंत में पूरी ताकत इकट्ठा करने के बाद हम अब्दुल रहमान कहते हैं कि मैं भी कविता लिखूंगा,
मैं अपने कुल का कमल हूं। और इसके बाद उन्होंने संदेश रासक को लिखा। संदेश रासक के दूसरे प्रक्रम में बहुत सारी बातें लिखी गई। उन्होंने अपने नगर की प्रशंसा में बहुत लिखा। जितने अपने नगर की प्रशंसा अब्दुल रहमान ने की, उस प्रकार से हिंदी के किसी अन्य कवि ने अपने नगर की प्रशंसा नहीं की। अयोध्या की प्रशंसा तुलसीदास ने की, वो राम का नगर है, उसकी प्रशंसा हुई। लेकिन अपने नगर की प्रशंसा में संदेश रासककार ने कहा कि मैं, और वो भी प्रसंग क्या है, वह अपने राजा मूलस्थान के राजा का संदेश लेकर खंभात जा रहा है, गोपनीय संदेश लेकर के जैसलमेर से होकर गुजरता है। विजयनगर में विरहिणी नायिका खड़ी है, तो उसका पति भी खंभात में रहता है, और जैसे ही वो सुनती है कि ये खंभात जा रहा है, उसकी आकुलता और बढ़ जाती है और अपनी बीरा बता को सुनाने लगती है और उसका परिचय पूछती है। तो परिचय में इतना बताना पर्याप्त था कि मैं मूलस्थान शाम्बपुर से आ रहा हूँ। मूलस्थान में शाम्बपुर नगर है, जिसको शामपुर या सामोर कवि ने लिखा है। शाम्बपुर के विषय में जानना बहुत रुचिकर होगा। इतिहासकारों और पुराणकारों ने शामपुर की चर्चा की है। कृष्ण के पौत्र शाम्ब को कुष्ठ हो गया था, तो ब्राह्मणों ने उन्हें सूर्य उपासना करने के लिए बतलाया और उन्होंने सूर्य मंदिर की स्थापना वहां पर की। हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र तालाब, सूर्य मंदिर, इसकी चर्चा इतिहासकारों ने, कोशकारों ने अपने ग्रंथों में की है। वहां का रहने वाला है, पथिक वहां से आ रहा है, अब्दुल रहमान, उसकी चर्चा करते हैं। वहां के वृक्षों की चर्चा करते हैं। उन वृक्षों की चर्चा को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि इतना प्रसन्न है अपने नगर से, मानो उसके नगर में कोई भैषज्य उद्यान है। छोटे छोटे पौधों की चर्चा करता है। मैं बता रहा था कि इतना भी बता देता कि मैं इस नगर से आ रहा हूं, इस नगर को जाने वाला हूं, तो उसकी बात पूरी हो सकती थी। लेकिन उस नायिका को, जो विरहिणी है, जो एक संदेश अपने पति को देना चाहती है, उससे बतलाता है कि मैं उस नगर का रहने वाला हूं जहां रामायण और महाभारत की कथा होती है, जहां रामलीला होती है, जहां नल दमयंती की कथा होती है। वाद्य यंत्रों की चर्चा करता है और साथ साथ यह भी बतलाता है कि मैं उस नगर का हूं जहां एक भी व्यक्ति अपढ़ नहीं। आज 21वीं शताब्दी में भी भारत में कोई ऐसा नगर नहीं है जहां अपढ़ व्यक्ति नहीं रहता। लेकिन वह नायक उस नगर से आ रहा है, और वह नगर कोई और नहीं, शाम्बपुर सामौर है। उस नगर की चर्चा अब्दुल रहमान ने की है। अब्दुल रहमान के संदेश रासक को कालिदास के ऋतु संहारम की परंपरा में पढ़ना चाहिए। उस विरहिणी की कथा को परवर्ती काव्यों में हम देख सकते हैं। मूल संस्कृत के ग्रंथों के साथ इसको हम जोड़ सकते हैं। और संदेश रासक के मूल में रासक शब्द है। पुराणों में श्रृंगार संबंधी गीतों को रास कहा गया है। और काव्य अनुशासन में ये नाटक के लिए रासक शब्द का प्रयोग मिलता है। यानी रासो और रासो शब्द की व्युत्पत्ति में हम जाएंगे, उसके प्रचार में जाएंगे, उसके प्रवृत्ति प्रभाव में जाएंगे, तो हेमचंद के साथ ही अब्दुल रहमान का महत्व हमारे समझ में आएगा। उस परंपरा में हमें रासो का विधारा, वैष्णव संतों की ब्रजभूमि की परंपरा, अपभ्रंश में लिखे गए ग्रंथों की परंपरा, भरतेश्वर बाहुबली रास, जीवदया रास, जम्बू स्वामी रास, मंजू रास,
पृथ्वीराज रासो, बुद्धि रासो, विजयपाल रासो, खुमार रासो, सरतुसाल रासो, राम रासो, इस सबको हम पढ़ सकते हैं। इतिहास, धर्म, संस्कृति, भूगोल, राजनीति, आक्रमण, प्रतिरक्षा, प्रतिशोध, स्थापन और विस्थापन की परंपरा के साथ हम रासों को जोड़ करके पढ़ें तो हमारे समझ में आएगा कि संदेश रासक एक अवहट्ट की रचना हिंदी की कितनी महत्वपूर्ण रचना है। और उसने वो छोटी सी रचना होगी, 3 प्रक्रम में लिखी गई रचना होगी, कुछ छंदों की रचना होगी, लेकिन उसने किस तरह से हिंदी साहित्य पर अपने प्रभाव को छोड़ा, उस पूरी अस्मिता के साथ जोड़िए। ऐतिहासिक, पौराणिक और निर्जातीय स्मृतियां उस ग्रंथ को पढ़ने के साथ जागृत होती है। कृष्ण के पुत्र श्याम ने जिस मंदिर को बनवाया वह सांबपुर, पथिक मुल्तान के स्वामी की खबर लेकर के खंभात की तरफ जा रहा है, उस पूरे क्षेत्र की श्रेष्ठता को उसके साथ जोड़ करके हम पढ़ सकते हैं। उस नगर का वर्णन जब हम देखते हैं तो कहीं भी नहीं लगता कि इस्लाम की कट्टरता तो छोड़िए, इस्लाम भी अब्दुल रहमान को छू पाया। उसके नगर में चारों ओर वेदों के ज्ञाता हैं। कई बार सोचने पर लगता है कि क्या जरूरत थी अब्दुल रहमान को कि उस विरहिणी नायिका से बतलावे कि मैं उस नगर से आ रहा हूं जहां वेदों के ज्ञाता रहते हैं। इस वाक्य की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उस नगर में रहने का इतना गर्व है उसके भीतर। जैसे लखनऊ वाले लखनऊ की शाम, बनारस की सुबह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विश्वनाथ मंदिर, उसी तरह से दक्षिण के किसी प्रसिद्ध शहर के रहने वाले अपने शहरों की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते हैं, तो यहाँ अब्दुल रहमान उसकी प्रशंसा कर रहा है। प्राकृत का छंद उसके नगर में गूंजता है। नल चरित्र और महाभारत की कथाएं पढ़ी जाती हैं, रामायण का अभिनय होता है और उत्तुंग बस स्थलों वाली सुंदर स्त्रियां उसके नगर में भ्रमण करती हैं। तरह तरह के उद्यान हैं, आयुर्वेदिक औषधियां, और जिन पेड़ों का नाम गिनाया, हम लोग उन पेड़ों के नाम की चर्चा में जायसी की चर्चा करते हैं कि जायसी ने कहा कि अवध में कितने प्रकार के वृक्ष होते हैं। जायसी ने पद्मावत में चिड़ियों की बोली की चर्चा की, लेकिन अब्दुल रहमान जिस तरह से मुल्तान के वृक्षों की चर्चा करता है कि यहाँ के उद्यान में कौन से वृक्ष हैं, कह रहा शतपत्रिका, दालचीनी, आजकल दालचीनी का उपयोग बढ़ गया है, बकुल, नीलकमल, माउलिंग, दाख, अखरोट, शतावरी, लाल, तमाल, खैर, शिरीष, पलाश, घनसार, धतूरा, धाय, ढाक, आंवला, आमड़ा, गूलर, हर्रे, नागबेली, मजीठ, मदार, सिंधुवार, कपित्त, वायबिडंग, शमी, लसोड़ा, इलायची, कनेर, कुर्बक, जामुन, अशोक, अगरू, रक्तसाल, चीड़, हरितिका, बहेड़ा, तुलसी, सहजन, खजूर, इतने प्रकार के पेड़ हमारे नगर के उद्यान में प्राप्त होते हैं। ये सूची और भी बड़ी है। ये केवल नाम गणना पद्धति के लिए नहीं है कि नाम गणना पद्धति करते हुए उन्होंने कुछ नाम, वृक्षों के नाम गिना दिए। इतिहास के ग्रंथों में जब आप उल्टेंगे और पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वह नगर कभी श्यामपुर मूल स्थान कितना प्रसिद्ध और समृद्ध नगर था। कला की दृष्टि से भी संदेश रासक को पढ़ा जा सकता है और उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ संदेश रासक है। जिस विरह का वर्णन कर रहा है वो नायिका अपना संदेश नहीं दे पा रही, और संदेश को देने में जो त्वरा है वही त्वरा संदेश रासक के कवि की लेखनी में, उस भाषा में धमिल्लौ मुखमुर ब्रिम्भई अरुअंग मोड़ई विरहा नलिसन तबई ससई दिय करस तोड्डे हिम मुद्दा बिलवंत्या मही चलने ही छियंत अद्धु डीडौ तिणि पहिउ पै जो यौ पवहंत। धमिल्लौ मुखमुर ब्रिम्भई,
अरु अंग मोड़, संदेश सुनाते समय अपने अंगों को मोड़ती है। विरह विरहिणी नायिका किस तरह से अस्त व्यस्त है उस पूरे रचना क्रम में दिखलाई पड़ता है। एक साथ उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, तमाम अलंकारों का प्रयोग है। संदेश राक्षस में गाहा, रड्डा, पतड़िया, रासा, दोहा, मालिनी, अडिल्ला, फुल्लय, मडिल्ला, चुरीवल्लय, दुबई, नंदिनी, भमरावली, कई प्रकार के अपभ्रंश के छंदों का प्रयोग हुआ है। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से, लोक की दृष्टि से, नगर वर्णन की दृष्टि से, श्रृंगार की दृष्टि से, श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग की दृष्टि से, ऋतु वर्णन की दृष्टि से उस रचना को पढ़ा जाना चाहिए। 400 वर्षों तक प्राकृत पेंगलम का संग्रह किया गया। मैंने 4 कवियों की चर्चा की। इन 4 कवियों की रचनाएं महत्वपूर्ण ढंग से संग्रहित है। प्राकृत पेंगलम का रचनाकार कौन है इसका पता अभी तक नहीं चला, लेकिन रचनाकार बहुत ईमानदार है। पिंगल ऋषि छंद शास्त्र के संस्कृत के आचार्य हैं, इसलिए अपने ग्रंथ को वह प्राकृत पेंगलम कह रहा है। उसमें संस्कृत के छंदों का भी विवेचन है। प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट के छंदों का विवेचन किया, लक्षण लिखा और आचार्य संस्कृत का लिया। मैंने चर्चा की बब्बर, विद्याधर, जज्जल और हरिब्रह्म जैसे कवियों की रचनाएं उसमें संग्रहित है। हम लोगों के शिक्षक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गुरु प्रोफेसर भोलाशंकर व्यास ने प्राकृत पेंगलम का संपादन किया है। लगभग 800 पृष्ठों की संपादित पुस्तक है। प्राकृत पेंगलम को न कोई पढ़ रहा है, न उस पर कोई काम कर रहा है। 6वें दशक में पिछली शताब्दी में इस काम को भोलाशंकर व्यास ने लगकर किया। इस काम को भोलाशंकर व्यास ही कर भी सकते थे, जिन्हें संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के साथ ही पश्चिम की अन्य भाषाओं का बोध हो। प्राकृत पेंगलम में छंदों के लक्षण और उदाहरण दिए गए। इस ग्रंथ के शब्दों की व्युत्पत्ति और उदाहरण को प्रोफेसर भोलाशंकर व्यास ने संपादित करते हुए बहुत बारीकी से समझाया। मैंने चर्चा की कि परवर्ती अपभ्रंश यानी अवहट्ट के कवियों में हेमचंद्राचार्य, बड़े वैयाकरण और कली सर्वज्ञ, अब्दुल रहमान, प्राकृत पेंगलम, विद्यापति, प्राकृत पेंगलम के कवि। विद्यापति आदिकाल और भक्तिकाल के डंडार पर खड़े। 14वीं शताब्दी के मध्य से भक्तिकाल की शुरुआत होती है, उसके थोड़े पहले के। विद्यापति अपनी पदावलियों के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः विद्यापति का रचना कर्म कीर्तिलता के साथ शुरू होता है और कीर्तिलता के कवि ने जीवन के यथार्थ को लिखा है। कीर्ति सिंह के वो दरबारी कवि होंगे, लेकिन कीर्ति सिंह जौनपुर जिस राजा से मदद लेने के लिए जाते हैं, उस राज्य में हिंदुओं की क्या स्थिति है, उसका जितना यथार्थ वर्णन विद्यापति ने किया, जीवन का यथार्थ। हम रचना और यथार्थ की चर्चा करते हैं तो विद्यापति को भूल कर नहीं कर सकते। हिंदी की यथार्थवादी रचना, पहली रचना कीर्तिलता है। कीर्तिलता का पाठ भाषा की दृष्टि से, साहित्य शास्त्र की दृष्टि से और रचनाकार की ईमानदारी की दृष्टि से हिंदी के पाठकों को समृद्ध करता है। एक युवा कवि संस्कृत का कितना बड़ा ज्ञाता था। कीर्तिलता के प्रारंभ में उन्होंने जो श्लोक लिखे हैं, उस श्लोकों को पढ़ करके प्रतीत होता है
अपभ्रंश और अवहट्ट हिंदी की प्राण धारा है। अपभ्रंश का ही परवर्ती रूप अवहट्ट है। अपभ्रंश को जाने बिना, अवहट्ट को पढ़े बिना हिंदी साहित्य के विकास क्षेत्र, उसकी प्राण धारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये प्राण धारा है। हम प्राण धारा से आज कितने दूर हैं, स्वतः हिंदी के शिक्षक विचार कर सकते हैं। संत कवियों की रचनाओं पर सिद्धों और नाथों का कितना प्रभाव है, उन सिद्धों का जो नालंदा में अवहट्ट में लिख रहे थे, क्योंकि पाल वंशी राजाओं का समर्थन प्राप्त था। एक तरफ कांची कामकोट, वहां अपभ्रंश पहुंची, तिब्बत में अपभ्रंश पहुंची, बंगाल में अपभ्रंश पहुंची, गुजरात और राजस्थान अपभ्रंश साहित्य के लेखन का प्रमुख केंद्र था। बिहार में अपभ्रंश के कई कवि हुए, और कन्नौज जो बाद में अपभ्रंश को अपनाया, वहां के कवि दक्षिण भारत की ओर गए। दूसरी बात कि जैन धर्म के तमाम तात्विक ग्रंथ इन रचनाकारों ने दिए। मैं समझता हूं कि व्याख्यान के 1 घंटे पूरे हो गए। इस व्याख्यान के लिए 3 संस्थाओं ने स्वीकृति दी और अवहट्ट जैसे विषय पर बोलने का अवसर दिया, और मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में श्रोता जुड़े हुए हैं। सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने संकेत आज आपने अपने वक्तव्य में, इतने सूत्र आपने इसमें प्रस्तुत किए हैं कि वो हिंदी और अवहट्ट के दोनों भाषाओं के अंतर संबंधों को समझने के लिए और उस संधि काल को समझने के लिए, उस कालखंड की रचना धर्मिता को समझने के लिए एक प्रवर्तन आपने जो एक कर दिया है, एक विस्तार से, और एक इतने लालित्यपूर्ण ढंग से इतने महत्वपूर्ण विषय को आपने प्रस्तुत किया। इस हेतु लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से मैं जयशंकर तिवारी और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ तथा पोम्पई कॉलेज हिंदी विभाग की ओर से हमारे मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी, जो हमारे साथ जो है मिलकर के इस व्याख्यान माला को संचालित कर रहे हैं, उनकी ओर से मैं आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मित्रों, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं आज इस व्याख्यान में, इस वक्तव्य पर अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके आज के हमारे आदरणीय वक्ता प्रोफेसर नंद किशोर पांडे महोदय से आप कर सकते हैं। आप में से किसी की अगर कोई प्रस्तुत वक्तव्य से संबंधित कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप कर सकते हैं। अपना माइक्रोफोन आप ऑन करके पूछ सकते हैं। जितनी देर हम इस व्याख्यान को सुन रहे थे, बिल्कुल अद्भुत ढंग से, इतने विस्तार से, इतने तथ्यों को आपने इसमें समाहित किया है। मैं समझ सकता हूं कि ये हम सभी लोग ये महसूस कर रहे थे कि इतना इस विषय पर आप ही इतना बढ़िया जो है रख सकते थे बात, और बहुत सूत्र आपने दिया है। कोई प्रश्न अगर किसी साथी का है तो हम उसे आमंत्रित करते हैं, अन्यथा हम अपने मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी, जो पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए।
डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी। मुझे लगता है कि धन्यवाद। कोई प्रश्न तिवारी जी। लोगों का किसी का नहीं है। इतने समेकित ढंग से आपने वक्तव्य दिया है कि सवाल निःशेष हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी, धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद तिवारी जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, थोड़ी आवाज ऊंची आवाज में बोलिए। जी, आवाज आप आ मुझे रही सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आवाज आ कम आ रही है। अच्छा, तो मित्रों आप सभी को नमस्कार। मैं 1 घंटे तक नंदकिशोर पांडे जी का व्याख्यान सुनता रहा। मैं अपने आप को भूल गया। और हमारा ये इस व्याख्यान का मेरी दृष्टि से इस तरह की जो व्याख्यान माला है, इसका उद्देश्य यही है कि हमें हिंदी सुनने का अवसर मिले। यह हमारा उद्देश्य था, तो इसमें हम सफल हुए हैं। तो अत्यंत और महत्वपूर्ण व्याख्यान जो नंदकिशोर पांडे जी आज के इस व्याख्यान में उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो अधिष्ठाता है कला संकाय राजस्थान विश्वविद्यालय, पूर्व निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। तो सर आपका मैं अपने कॉलेज की ओर से और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की ओर से मैं हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ जी रही जी, है? आ रही है सर आवाज, हम लोगों को तो मिल रही है। हो सकता है कोई नेटवर्क का कोई इशू हो, क्योंकि यहाँ तो आवाज हाँ थोड़ी हाँ, ये स्पष्ट आ रही है। मतलब आज मैं इलेक्शन ड्यूटी पर हूँ, किसी सुदूर गांव के पास हूँ, तो इसलिए लगता है नेटवर्क की कमी है। तिवारी जी, इसलिए आप नहीं, सब आवाज लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। शब्द बहुत जी जी, नहीं आवाज आवाज आ रही है। ठीक डॉक्टर है, मंजूनाथ ठीक जी, है। तो आप आज जारी के रखिए। ओके, आज के इस व्याख्यान माला में यह 20वां व्याख्यान है। तो इस व्याख्यान को संपन्न कराने के लिए हमारा सहयोग दे रहे हैं 2 संस्थाओं के प्राचार्य, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य डॉक्टर वंदना मैडम और पॉम्पे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम के भी मैं इनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे साथ हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं तिवारी जी के गुरु जी और हमारे गुरु समान शैलेंद्र नाथ मिश्र, जो हिंदी विभागाध्यक्ष है लाल बहादुर शास्त्री गोंडा के। तो इनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और इसके साथ साथ हमारा इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन जो हमारे मित्र जयशंकर तिवारी जी कर रहे हैं, तो इनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और मित्रों, इसके साथ ये जो व्याख्यान 19 तारीख को रखा गया था और किसी कारणवश यह जो आज यह इसको आयोजित करना पड़ा, तो हमारे साथ आज भी इस आयोजन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुदूर दक्षिण से लेकर उत्तर तक। दक्षिण से हमारे जो मित्र प्रमोद जी हैं और उत्तर से बहुत से सुधी साहित्यकार बंधु और साहित्य प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और मित्रों, ये और एक सूचना मैं देना चाहता हूँ, जिसकी यह 20वां व्याख्यान है। 25वें व्याख्यान में हमारे साथ जो जिसकी हम सिल्वर जुबिली व्याख्यान कहते हैं, इस व्याख्यान में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला जी, जो माननीय कुलपति है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है वर्धा। तो वे हमारे साथ जुड़ेंगे 25वें व्याख्यान में अपना व्याख्यान देने के लिए। तो ये मेरी ओर से एक सूचना है। तो मित्रों, हम मतलब पॉम्पे कॉलेज आईकड़ा और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय
गोंडा और मंगलूरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ, हम सभी इसी तरह का आपका सहयोग चाहते हैं। और आप सभी को पुनः मतलब जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन सभी का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। धन्यवाद देने के लिए, मुझे अवसर देने के लिए मेरे मित्र जयशंकर तिवारी जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं। तिवारी जी, ओवर टू यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।